रात के 2 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे सुनसान था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर सिर्फ दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी दिख रही थी। इसी अंधेरे में हाईवे के किनारे एक लाल रंग की कार खड़ी थी। कार की हेडलाइट जल रही थी और दरवाजा आधा खुला था। तभी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आई। साहब, कोई मुझे मारने वाला है, प्लीज हेल्प। लड़की की कांपती आवाज आई। उसके बाद कुछ अस्पष्ट चिल्लाने की आवाज आई। फिर अचानक फोन कट गया। इंस्पेक्टर आर्यन, जो रात की गश्त पर थे, तुरंत अपने टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचे। गाड़ी के अंदर का नजारा डरावना था। ड्राइवर सीट पर एक पर्स पड़ा था जिसका सामान बिखरा हुआ था। फोन अब भी चालू था। स्क्रीन पर एक फोटो खुली थी, एक अधूरी सेल्फी में लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। डरी हुई आंखें, कांपते होठ, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब आर्यन ने स्क्रीन पर झूम किया। पीछे की खिड़की में एक धुंधली परछाई थी, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए। आर्यन ने तुरंत कंट्रोल रूम से लड़की के फोन नंबर की ट्रेसिंग कराई। फोन की लोकेशन हाईवे के पास ही मिली, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। पर्स से एक आईडी कार्ड मिला, रिया मल्होत्रा, उम्र 24 साल। इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही थी? कांस्टेबल साहिल ने सवाल किया। सबसे पहले हमें इसके घर वालों से संपर्क करना होगा, आर्यन ने जवाब दिया। जब उन्होंने रिया के घर फोन किया तो पता चला कि वह पिछले 2 घंटे से घर नहीं लौटी है। उसकी माँ ने बताया कि रिया एक पार्टी से वापस आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका फोन बंद हो गया था। टीम ने हाईवे के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक पेट्रोल पंप के कैमरे में रिया की गाड़ी दिखी, लेकिन अकेले नहीं, वह कार चला रही थी और उसके बगल में कोई बैठा था, एक लंबा आदमी जिसका चेहरा हुडी से ढंका था। लेकिन अगला फुटेज देखने के बाद सबकी रूह कांप गई। गाड़ी हाईवे के किनारे रुकी, रिया बाहर निकली और किसी से झगड़ने लगी। अचानक किसी ने उसे जबरदस्ती कार में खींच लिया। फिर गाड़ी का दरवाजा खुला और कोई बाहर आया, लेकिन कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं था। तक टीम ने रिया का कॉल रिकॉर्ड निकाला। आखिरी कॉल पुलिस को नहीं बल्कि एक अनजान नंबर पर थी, डैड नाम से सेव। उसने अपने पिता को कॉल किया, आर्यन ने हैरानी से कहा। लेकिन जब उन्होंने रिया के पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आई। तो फिर रिया ने किसे कॉल किया था? रिया के फोन को फॉरेंसिक टीम ने स्कैन किया और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वह सेल्फी जो अधूरी दिख रही थी, असल में एक लाइव फोटो थी। आर्यन ने लाइव फोटो को प्ले किया। स्क्रीन पर पहले रिया की डरी हुई आंखें दिखीं, फिर धीरे धीरे एक परछाई पीछे से उभरने लगी। अचानक उस परछाई ने झपट्टा मारा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। टीम सदमे में आ गई। हमें तुरंत इस लोकेशन पर जाना होगा, आर्यन ने आदेश दिया। ट्रेसिंग लोकेशन के आधार पर पुलिस हाईवे से 2 किलोमीटर दूर एक वीरान जगह पहुंची, जहां पुरानी सुनसान हवेली थी। हवेली के अंदर घुसते ही फर्श पर खून के छींटे दिखे। एक कोने में रस्सी पड़ी थी, जैसे किसी को बांधा गया हो। तभी अंदर से कराहने की आवाज आई। टीम ने दरवाजा तोड़ा। अंदर रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब कमरे के दूसरे कोने में एक आदमी को पकड़ा गया। उसका नाम था समीर, रिया का पुराना दोस्त। समीर को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उसने जो कहा वह दिल दहला देने वाला था। रिया और मैं कॉलेज में साथ थे। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने वाली थी। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने की सोची। तूने उसे किडनैप किया? आर्यन ने गुस्से से पूछा। हाँ, लेकिन मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, सच कह रहा हूँ। फिर ये खून और सेल्फी में दिखने वाली परछाई क्या है? समीर की आंखें फैल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे अकेले नहीं पकड़ा था, कोई और भी था, कोई जिसे मैंने नहीं बुलाया था। रिया की हालत सुधरने के बाद उसने बताया कि कार में किसी ने अचानक आकर उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसने भी वही कहा, वो अकेला नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी था जो दिख नहीं रहा था लेकिन पास ही था। पुलिस ने दोबारा सीटीवी फुटेज खंगाले और इस बार एक नई चीज दिखी। समीर के अलावा गाड़ी के शीशे में एक और परछाई थी, एक परछाई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रिया बच गई। समीर को जेल भेज दिया गया, लेकिन उस रात की एक गुत्थी अब भी सुलझी नहीं थी। आखिर सेल्फी में दिखने वाली परछाई कौन थी? और सबसे खौफनाक बात, जब फॉरेंसिक टीम ने रिया का फोन दोबारा स्कैन किया तो उसके कैमरा रोल में एक नई फोटो आई थी, एक ब्लैक स्क्रीन, और उसमें लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हो। रिया को बचा लिया गया था। समीर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन की उलझन खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि रिया की सेल्फी में दिखने वाली परछाई कौन थी और उसके फोन पर आखिरी फोटो कैसे आई जिसमें लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। सर, यह किसी साइको किडनैपर का काम लग रहा है जो पीड़ितों के साथ खेलता है, कांस्टेबल साहिल ने अंदाजा लगाया। लेकिन सवाल यह है कि अगर समीर अकेला था
तो सेल्फी में दिखने वाली दूसरी परछाई किसकी थी? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, सर, रिया के फोन से जो आखिरी तस्वीर मिली है वह किसी थर्ड पार्टी एक्सेस के बिना नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि कोई इसे रिमोटली कंट्रोल कर रहा था। होश में आने के बाद रिया से फिर पूछताछ की गई। उसने बताया कि मुझे याद है जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो कोई मेरे पीछे था, लेकिन समीर के अलावा भी कोई और था। मैं उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी सांसें सुन सकती थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। क्या उसने तुम्हें छुआ? आर्यन ने पूछा। रिया कांप गई। नहीं, लेकिन जब समीर ने मुझे कार में धकेला तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को हल्के से छुआ हो, पर वहां कोई नहीं था। ये कैसा खेल चल रहा है? साहिल ने बुदबुदाया। पुलिस ने दोबारा पेट्रोल पंप और हाईवे के सीटीवी फुटेज की जांच की। पहले उन्हें कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन जब वीडियो की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट किया गया तो सबकी सांसें थम गईं। जब समीर रिया को कार में खींच रहा था तो गाड़ी के शीशे में एक और परछाई थी। परछाई इंसानी थी, लेकिन अजीब, उसका चेहरा पूरा धुंधला था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह परछाई सिर्फ शीशे में दिख रही थी, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। ये क्या बला है? साहिल की आवाज कांप गई। आर्यन ने दोबारा रिया के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। सबसे रहस्यमयी बात थी, रिया ने आखिरी कॉल पुलिस को नहीं बल्कि डैड नाम से सेव नंबर पर की थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि उनके पास कोई कॉल नहीं आई। तो फिर यह कॉल किसे गई? आर्यन ने कहा। फिर टेक्निकल टीम ने नंबर ट्रेस किया और जो पता चला उसने केस को और उलझा दिया। रिया ने जिस नंबर पर कॉल की थी वह नंबर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। यह कैसे हो सकता है? साहिल ने फुसफुसाया। इसका मतलब या तो किसी ने उसका फोन हैक किया था या फिर उसने किसी को कॉल किया जो अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन की आवाज ठंडी हो गई। अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। अगली रात पुलिस स्टेशन में अजीब घटना घटी। रिया का फोन सबूतों के बैग में रखा था, लेकिन आधी रात को अचानक फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमकने लगा, तुमने समीर को पकड़ लिया है, लेकिन असली गुनहगार अब भी बाहर है। इसके बाद फोन का स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गया। फिर उसमें एक नई तस्वीर आई, एक सुनसान जगह, धुंध भरी सड़क और सड़क के किनारे वही लाल रंग की कार खड़ी जिसका दरवाजा अब भी खुला था। तभी आर्यन का माथा ठनका। ये जगह वही हाईवे है जहां से रिया गायब हुई थी। क्या कोई हमें वापस वहां बुला रहा है? साहिल ने धीरे से कहा। और अगर बुला रहा है तो कौन है? आर्यन ने घड़ी देखी। रात के 2 बजे, वही समय जब पहली बार पुलिस को कॉल आई थी। चलो, हमें वहां जाना होगा। रात के 2:15 पर इंस्पेक्टर आर्यन, साहिल और उनकी टीम तेजी से दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंची। सड़क अब भी सुनसान थी। ठंडी हवा के झोंके गाड़ियों के शीशों पर हल्की धुंध जम गई थी। हाईवे के किनारे वही लाल रंग की कार अब भी खड़ी थी। ठीक उसी स्थिति में, हेडलाइट ऑन, दरवाजा आधा। आर्यन ने तुरंत शहर के सभी गुमशुदा मामलों की फाइल मंगवाई। जब उन्होंने पिछले 5 सालों के डेटा को खंगाला तो एक चौंकाने वाली कड़ी जुड़ने लगी। पिछले 5 सालों में उसी हाईवे के पास 7 लड़कियां गायब हो चुकी थीं और उनमें से 3 का फोन ट्रेस करने पर डैड नाम से सेव एक ही नंबर मिला था। सर, इसका मतलब साहिल ने आशंका जताई, रिया अकेली नहीं थी। ये कोई साधारण किडनैपिंग नहीं थी, यह एक सीरियल केस है और शायद यह शख्स पिछले 5 सालों से हाईवे पर शिकार कर रहा है। अब सवाल सिर्फ यह था, क्या समीर भी इस खेल का मोहरा था या फिर असली शिकारी अब भी आजाद घूम रहा है? अगली सुबह जब पुलिस टीम समीर से फिर पूछताछ करने जेल पहुंची तो उन्होंने देखा समीर अपने सेल में नहीं था और दीवार पर खून से लिखा था, तुम गलत निशाने पर हो इंस्पेक्टर। ये कैसे हो सकता है? साहिल घबरा गया। समीर कोई जादूगर तो नहीं जो लॉकअप से गायब हो जाए? आर्यन ने तुरंत जेल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का आदेश दिया। जैसे जैसे वीडियो चला, टीम की सांसें थमती गईं। रात के 3:13 पर समीर अपनी कोठरी में बैठा था। वह घबराया हुआ दिख रहा था। तभी अचानक कमरे की लाइट्स फड़कने लगी। फिर कैमरा ब्लैक हो गया और जब कुछ सेकंड बाद वीडियो वापस आया तो समीर गायब था। लाइट बंद होते ही ये कैसे गायब हो सकता है? साहिल के चेहरे पर पसीना छलक आया। कोई अंदर गया या बाहर आया? आर्यन ने पूछा। सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक किया गया, लेकिन जेल के गलियारे में किसी के आने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। समीर अंदर ही अंदर गायब हो चुका था। अगर समीर गायब हो गया है तो हो सकता है कि वो रिया पर हमला करे, साहिल ने कहा। रिया कहाँ है? उसके घर पर पुलिस सुरक्षा तैनात है, लेकिन आर्यन ने बिना कुछ सुने तुरंत रिया के घर की ओर गाड़ी बढ़ा दी। रिया के घर कुछ तो गड़बड़ है। सुबह 7 बजे जब आर्यन और टीम वहां पहुंची तो माहौल असामान्य था। दरवाजे पर तैनात पुलिसकर्मी बेहोश मिले। दरवाजा अंदर से खुला था और सबसे डरावनी बात, रिया घर में नहीं थी, लेकिन उसके बेडरूम की दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा था, ब्लैक मार्कर से, अब तुम बहुत करीब आ गए हो इंस्पेक्टर। आर्यन का दिमाग तेजी से काम करने लगा।
समीर भाग गया, रिया गायब हो गई। और ये संदेश किसने लिखा? क्या रिया को किसी ने फिर से उठा लिया या फिर उसने खुद कुछ छिपाने की कोशिश की? रिया के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक छोटा ट्रैकिंग डिवाइस मिला जो उसकी घड़ी के अंदर छिपा हुआ था। किसी ने इसे रिया पर नजर रखने के लिए लगाया था, आर्यन ने कहा। पर ट्रैकिंग डिवाइस अब भी एक्टिव है, साहिल चिल्लाया। आर्यन ने तुरंत ट्रैकर की लोकेशन चेक की। लोकेशन दिख रही थी, दिल्ली जयपुर हाईवे से 10 किलोमीटर दूर एक पुराने फैक्ट्री के अंदर। चलो खेल खत्म करने का समय आ। सुबह 8:30 पुलिस की टीम उस सुनसान फैक्ट्री के बाहर थी जहां से ट्रैकर की लोकेशन मिल रही थी। फैक्ट्री कई सालों से बंद थी, चारों ओर जंग लगे लोहे के पाइप और टूटी फूटी मशीनें थी। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी। कोई अंदर है, साहिल ने धीरे से फुसफुसाया। आर्यन ने इशारा किया, बिना आवाज के अंदर चलो। टीम धीरे धीरे अंदर घुसी और जो उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। रिया जिंदा थी लेकिन अकेली नहीं थी। एक अंधेरे कोने में रिया जमीन पर बैठी थी, बेहोश। उसके सामने एक नकाब पहने आदमी खड़ा था। समीर, आर्यन ने चिल्लाया। आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया, लेकिन ये समीर नहीं था। तो तुम आ ही गए इंस्पेक्टर, तुम कौन हो? आर्यन ने पिस्तौल तानते हुए पूछा। आदमी ने नकाब हटाया और जो चेहरा सामने आया उसने सबके उड़ा कर दिया। तुम? साहिल चौंक गया। वो आदमी रिया का डैड था, यानी उसका पिता। रिया का अपहरण तुमने किया? आर्यन ने अविश्वास से कहा। रिया के पिता राकेश मल्होत्रा ने ठंडी हंसी हंसी। अपहरण नहीं, उसे सजा दी है। लेकिन क्यों? साहिल ने पूछा। क्योंकि उसने एक भयानक गलती की थी। क्या गलती? आर्यन ने पूछा। राकेश की आंखें पागलपन से चमक उठी। उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रिया के फोन पर वो तस्वीर किसी भूत की नहीं थी। तो फिर? राकेश आगे बढ़ा और धीरे से कहा, वो तस्वीर उस शख्स की थी जिसे हमने 5 साल पहले मारा था और जिसे हमने इसी फैक्ट्री में दफना किया था। आर्यन और साहिल की आंखें फैल गई। क्या बकवास कर रहे हो? राकेश ने ठंडी हंसी हंसी। रिया ने कुछ दिन पहले गलती से अपने फोन से एक फोटो क्लिक की थी, लेकिन कैमरे ने सिर्फ रिया और समीर को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी कैद कर लिया था। रिया धीरे धीरे होश में आ रही थी। आर्यन ने उसे उठाया और इशारा किया, राकेश मल्होत्रा को गिरफ्तार कर। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, फैक्ट्री की लाइट्स अचानक झपकने लगी। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। रिया ने कांपते हुए पीछे देखा। एक परछाई धीरे धीरे दीवार से बाहर आ रही थी। वही परछाई, वही धुंधली आकृति जो पहली बार उसकी कार के शीशे में दिखी थी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। और तभी फैक्ट्री का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फैक्ट्री का दरवाजा जोर से बंद हो चुका। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी लहर पूरे माहौल में फैल गई। कोई बाहर निकलने का रास्ता देखो, आर्यन ने जोर से कहा। लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर हंसी की एक भयानक गूंज गूंजी। रिया कांपते हुए पीछे हट गई। वो फिर से आ गया। अचानक बिजली की एक तेज चमक हुई और सबने देखा फैक्ट्री की दीवार पर एक परछाई थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। या क्या हो रहा है? साहिल ने डरते हुए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परछाई अब इंसानी रूप लेने लगी थी। एक अधजला चेहरा, लाल चमकती आंखें और मुंह से टपकता काला धुआं। रिया चीख पड़ी, यही है जिसने मुझे मारा था। और अगले ही पल रिया हवा में उठने लगी। रिया को पकड़ो, आर्यन ने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई हिल नहीं सका। पूरा माहौल जैसे किसी अनदेखी ताकत के वश में था। तभी राकेश मल्होत्रा जोर से चिल्लाया, बस अब बहुत हुआ, मैंने तुम्हें मार दिया था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी जली हुई तस्वीर निकाली। तस्वीर में 3 लोग थे। 1 राकेश मल्होत्रा, 2 समीर, 3 एक अनजान आदमी। आर्यन ने झपट कर तस्वीर ली। ये तीसरा आदमी कौन है? राकेश के चेहरे पर पसीना था। ये अजय था, हमारा पार्टनर, जिसे हमने इसी फैक्ट्री में जला दिया था। अब वो वापस आ चुका है बदला ले। अजय की मौत, गुनाह का पर्दाफाश। 5 साल पहले राकेश मल्होत्रा, समीर और अजय एक साथ इस फैक्ट्री में गैर कानूनी कारोबार करते थे। लेकिन एक दिन अजय को एहसास हुआ कि राकेश और समीर उसे धोखा दे रहे हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो राकेश और समीर ने मिलकर उसे इसी फैक्ट्री में जिंदा जला दिया। हमें लगा था कि वो मर गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। रिया ने जब उस रात सेल्फी ली तो गलती से उसके कैमरे में अजय की आत्मा कैद हो गई। अब वो हमें छोड़ने वाला नहीं। रिया अभी भी हवा में लटक रही थी। अजय की आत्मा ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अब आत्मा ने अपना अगला निशाना बनाया। राकेश मल्होत्रा को उसकी आंखें डर से फटी रह गई। मुझे मत मारो, वह गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन आत्मा अब रुकने वाली नहीं थी। अचानक बिजली कड़की और एक जोरदार चीख के साथ अजय की आत्मा ने राकेश को जकड़ लिया। अगले ही पल राकेश मल्होत्रा जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। अजय की आत्मा अभी भी वहीं थी। अब उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और आर्यन की तरफ देखने लगी। अब हमें भी मारेगा? साहिल ने कांपते हुए कहा। अजय की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी रिया ने जमीन से उठकर जेब से कुछ निकाला। वो तस्वीर जिसे राकेश ने जलाया था। अगर ये तस्वीर ही तेरा सबूत है तो इसे भी खत्म कर देती हूँ। रिया ने जोर से तस्वीर को फाड़ दिया और तभी पूरी फैक्ट्री में तेज हवाएं चलने लगी। अजय की आत्मा दर्द से चीख पड़ी,
नहीं नहीं, मुझे अभी बदला लेना था। लेकिन उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। वो फर्श पर गिरा और देखते ही देखते गायब हो गया। अंत। लेकिन एक नया डर, सब कुछ शांत हो चुका था। रिया ने गहरी सांस ली। अब सब खत्म हो गया। साहिल ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी आर्यन ने देखा रिया के फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई थी और उस पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, मैं लौटूं।